हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेम्स बॉन्ड ऑल मूवीज लिस्ट के ऊपर। तो अगर आप स्पाई एक्शन मूवीज के दीवाने हो तो ये मूवी सीरीज स्पेसिफिकली आपके लिए बनाई गई है। इस फ्रेंचाइज में टोटल 27 जेम्स बॉन्ड की मूवीज है। और सही मायने में अगर स्पाई एक्शन जॉनर को किसी ने दुनिया भर में मशहूर किया है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये मूवी सीरीज है। और जब भी ये फिल्म रिलीज भी होती है तो हमेशा इसी बातों की चर्चा होती है कि नई फिल्म में कौन सी बॉन्ड गर्ल आने वाली है, कौन विलन का रोल करेगा और कौन सी नई गाड़ी ये लोग लॉन्च करेंगे और उस गाड़ी में कौन कौन से कारनामे हमको देखने को मिलेंगे। और इस फ्रेंचाइज की सबसे पहली मूवी बनाई गई जिसका नाम था डॉक्टर नो। और ये डॉक्टर नो जो नाम था ये लिटरली इस फिल्म के विलन के ऊपर से फिल्म को दिया गया था। प्रॉपरली इनको भी नहीं पता था कि ये फिल्म बनाने के बाद इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। ये सिर्फ $1 मिलियन के बजट पे बनाई हुई फिल्म ने 50-60 गुना का बिजनेस उस वक्त किया था। इस फिल्म के लीड में शॉन कॉनरी ने रोल प्ले किया था जो पहले जेम्स बॉन्ड बने। और इस फिल्म में जेम्स बॉन्ड ढूंढने निकलता है एक डॉक्टर नो नाम के मिस्टीरियस साइंटिस्ट को। अब ये जो साइंटिस्ट है यूएस के एक स्पेस प्रोग्राम को तबाह करने का प्लानिंग कर रहा है। उसकी तफ्तीश करते करते जेम्स बॉन्ड एक मैसिव आइलैंड पे पहुंच जाता है जहां पे इस डॉक्टर नो का हेडक्वार्टर है। और वहां पे उसकी मुलाकात हो जाती है हनी राइडर नाम की एक खूबसूरत लड़की से जिसको पहली बॉन्ड गर्ल कहा जाता है। तो फिर आगे जाके ये दोनों मिलके क्या इस डॉक्टर नो के प्लान को नाकाम करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इस फिल्म की कामयाबी को ध्यान में रखते हुए तुरंत दूसरे साल इसका सीक्वल बनाया गया जिसका नाम था फ्रॉम रशिया विथ लव। इस फिल्म में जेम्स बॉन्ड जो है वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है स्पेक्टर उसको ढूंढने में लगा हुआ है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की तफ्तीश करते करते जेम्स बॉन्ड पहुंच जाता है इस्तांबुल के एरिया में। वहां पे उसे हेल्प करती है एक लड़की जिसका नाम है टाटियाना। तो क्या इस फिल्म में जेम्स बॉन्ड स्पेक्टर तक पहुंचने में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इस फिल्म को पहली फिल्म से भी ज्यादा पसंद किया गया था और ये फिल्म पहले फिल्म से भी ज्यादा कामयाब हुई थी। लेकिन अभी तक प्रॉपरली जेम्स बॉन्ड का सेटअप हुआ नहीं था, वो हुआ इसकी तीसरी फिल्म से जिसका नाम है गोल्ड फिंगर। ये तुरंत तीसरे ही साल आई थी 1964 में। इस फिल्म में भी एक्टर शॉन कॉनरी ने जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले किया है। और अब की बार विलन जो है वो इनके आंखों के सामने रहता है और जेम्स बॉन्ड को उसके साथ मिलने का मौका भी मिलता है। और अब तक का सबसे खतरनाक विलन ये रहता है क्योंकि ये जो विलन है ये खुले में लोगों के सामने खड़े रह के अपनी चालें चलते रहता है। और मेरे हिसाब से जो भी पुरानी जेम्स बॉन्ड की मूवीज है यानी जिसकी एक्शन थोड़ी सी आपको आज के समय में आउटडेटेड लग सकती है, ऐसे समय की जो फिल्में हैं यानी 60s 70s की या 80s वगैरह की, उसमें की सबसे बेहतरीन फिल्म ये है। तो इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है फिल्म थंडर बॉल। ये 1965 में रिलीज हुई थी। अब इस फिल्म में जो टेररिस्ट ग्रुप स्पेक्टर रहता है तो थोड़ा बहुत कनेक्शन इस फिल्म में सेकेंड फिल्म के साथ है क्योंकि जो स्पेक्टर नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके दो लोग दो नाटो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। और इसके पीछे रहता है एक आंख वाला एक मास्टरमाइंड जिसका नाम रहता है एमिलियो लार्गो। और ये न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन करने की धमकी देता है और इसको ढूंढने के लिए जेम्स बॉन्ड को भेजा जाता है। और वहां पे उसको साथ देती है डोमिनो जो लार्गो की मिस्ट्रेस रहती है। क्या अब की बार जेम्स बॉन्ड स्पेक्टर को खत्म करने में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो जानना है तो ये फिल्म आप जरूर से देख सकते हो। इसके बाद पांचवें नंबर पे आपको देखनी है फिल्म कसिनो रॉयल जो 1967 में आई थी। और इस फिल्म का और 2006 की कसिनो रॉयल का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। कहानी थोड़ी बहुत इधर उधर से उन्होंने उठाई है और आप यकीन नहीं मानोगे लेकिन इस एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए 6 डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ी। इस फिल्म को जेम्स बॉन्ड की पैरोडी के तौर पे बनाया गया था। यानी इसमें आपको सीरियस वाला जेम्स बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा बल्कि इस फिल्म में आपको थोड़ी कॉमेडी करते हुए दिखाई देगी। इसके बाद 6 नंबर पे आपको देखनी है फिल्म यू ओनली लिव ट्वाइस। ये 1967 में ही आई थी, मतलब कसिनो रॉयल और ये एक ही साल में आई थी। इस फिल्म की कहानी में कुछ ऐसा होता है कि अमेरिका और रशिया दोनों के स्पेसक्राफ्ट जो है वो मिसिंग हो जाते हैं। और यहाँ पे दोनों देश एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगता है। अमेरिकन कहते हैं कि रशियंस ने हमारी स्पेसक्राफ्ट चुराया है और रशियंस कहते हैं कि अमेरिकन लोगों ने हमारा स्पेसक्राफ्ट चुराया है। और ऐसा आभास होने लगता है कि अभी अमेरिका और रशिया के बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। और ऐसे में ब्रिटिश इंटेलिजेंस को एक खबर मिलती है कि उसमें का एक स्पेसक्राफ्ट जापान में दिखा गया है और उसको ढूंढने के लिए जेम्स बॉन्ड को भेजा जाता है। लेकिन डायरेक्टली नहीं भेजा जाता है,
बल्कि ऐसा दिखाया जाता है कि जेम्स बॉन्ड मर गया है। इसके वजह से यूके की तरफ से किसी को भी खतरा नजर नहीं आता है और जेम्स बॉन्ड अपनी मिशन के लिए जापान पहुंच जाता है। वहां पे उसकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत लड़की अकी से, जो जापानीज बॉन्ड गर्ल बनी फर्स्ट टाइम, और टाइगर तनाका उसको हेल्प करता है। तो क्या उसके हेल्प से ये जो ग्लोबल कंस्पिरेसी हो रही होती है उसका पर्दाफाश करने में जेम्स बॉन्ड कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 7वें नंबर पे फिल्म आपको देखनी है ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस। ये 1969 में आई थी और इस फिल्म के समय पहली बार शॉन कॉनरी को लीड रोल से हटाया गया और उसकी जगह पे जॉर्ज लेजेम्बी नाम का एक नया एक्टर जेम्स बॉन्ड की जगह पे रखा गया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। हालांकि फिल्म को क्रिटिक्स ने पसंद जरूर किया, लेकिन पब्लिक ने इस फिल्म को सरासर नापसंद किया। इस फिल्म में वापस से जेम्स बॉन्ड का सामना होता है स्पेक्टर नाम की ऑर्गेनाइजेशन से, और इस वक्त उसको एक एडवेंचरस लड़की मिलती है जिसका नाम रहता है ट्रेसी डी विंसेंजो, और ये दोनों मिलके इस स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की तह तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे स्पेक्टर का एक खतरनाक लीडर रहता है जिसका नाम रहता है अर्न्स्ट ब्लोफेल्ड। ये एक खतरनाक स्कीम चलाता है, ऐसे कुछ जीव जंतु वो दुनिया में छोड़ देगा जिससे कई सारे करोड़ों लोगों की जान चली जाएगी। तो क्या यहाँ पे अर्न्स्ट ब्लोफेल्ड कामयाब होता है या जेम्स बॉन्ड कामयाब होता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 8वें नंबर पे आपको फिल्म देखने मिलेगी डायमंड्स आर फॉरएवर। ये 1971 में आई थी और इस फिल्म के समय पे प्रोड्यूसर्स ने जनता का सुना था, क्योंकि शॉन कॉनरी को वापस एज अ जेम्स बॉन्ड लेके आए थे। अब डायमंड्स आर फॉरएवर एक ऐसी फिल्म है जो ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि इस फिल्म का जो विलन है ब्लोफेल्ड वो वापस से इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि एक्टर दोनों भी चेंज हो गए थे, यानी जेम्स बॉन्ड के लिए भी हमको वापस से शॉन कॉनरी देखने को मिलता है, तो ब्लोफेल्ड के कैरेक्टर के लिए चार्ल्स ग्रे नाम का एक नया एक्टर देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमारा जेम्स बॉन्ड जो है वो एक चोर बना हुआ है और उसमें उसको साथ देती है एक स्मगलर टिफनी केस, जो चाहती है कि ब्लोफेल्ड नाम का जो मैडमैन है वो अपनी करतूतें करने से रुक जाए। क्या यहाँ पे लोग कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते, वो आपको फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। और इसके बाद 9 नंबर पे आती है फिल्म लिव एंड लेट डाई। ये 1973 में आई थी और इस फिल्म में रोजर मूर एज अ जेम्स बॉन्ड लोगों के सामने पेश हुए। अब की बार बॉन्ड की जान को खतरा होता है, क्योंकि एक्चुअली MI6 के 3 एजेंट जो उसके साथ काम कर रहे होते हैं उनका मर्डर हो जाता है और उनके मर्डर्स का इन्वेस्टिगेशन भी जेम्स बॉन्ड यहाँ पे कर रहा है। और जेम्स बॉन्ड के पीछे लगा हुआ है एक खतरनाक असैसिन जिसका नाम है कनंगा। तो क्या यहाँ पे जेम्स बॉन्ड अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाता है, क्या वो कनंगा तक पहुंच पाता है? और पहुंचने के समय पे उसको एक सोलिटेयर नाम की लड़की मिलती है जो इस फिल्म की बॉन्ड गर्ल बनी है, जो एक टैरोट कार्ड रीड करने वाली लड़की है, यानी उसको जादू आती है। और क्या वो उस जादू से जेम्स बॉन्ड को हेल्प कर पाती है? क्या उसके वजह से इस कहानी के पीछे का जो मेन विलन है वहां तक वो लोग पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 10 नंबर पे आती है फिल्म द मैन विद द गोल्डन गन। इस फिल्म में जेम्स बॉन्ड एक इन्वेंटिव हथियार को ढूंढ रहा है। ये एक ऐसा हथियार है कि सूरज की गर्मी को एक डिस्ट्रक्टिव वेपन बना के दुनिया के ऊपर चला के लोग खत्म हो सकते हैं, ऐसा हथियार बनाया गया है और उसको गवर्नमेंट के पास से चुरा के लेके गए हैं और उसको खोजने के लिए जेम्स बॉन्ड अभी निकल पड़ा है। और उसका सामना पड़ता है एक खतरनाक हिटमैन से जिसका नाम रहता है फ्रांसिस्को, जो लोगों को मारने के लिए 7 फिगर फीस लेता है। लेकिन फिर बॉन्ड की मुलाकात होती है मेरी गुडनाइट से और ये दोनों मिलके फ्रांसिस्को के पीछे पड़ जाते हैं। तो क्या यहाँ पे फ्रांसिस्को को वो पकड़ने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, वो फिल्म के एंड में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 11 नंबर पे आपको देखने को मिलेगी फिल्म द स्पाई हु लव्ड मी। ये 1977 में आई थी। इस फिल्म में आपको जेम्स बॉन्ड खतरनाक खतरनाक कर्तव्य करते हुए दिखेगा, समुद्र के किनारे के ऊपर स्कीइंग करते हुए और अंडर वाटर गाड़ी चलाते हुए आपको दिखाई देगा। और इसमें सही मायने में जेम्स बॉन्ड एक सिर्फ स्पाई नहीं है बल्कि सुपर स्पाई बन चुका है और उसका साथ देती है एक सेक्सी रशियन एजेंट जिसका नाम रहता है अन्या। और ये दोनों मिलके खत्म करने के लिए चले जाते हैं कार्ल स्टोमबर्ग नाम के एक खतरनाक विलन को, जो न्यूक्लियर वेपन से न्यूयॉर्क सिटी को खत्म करने की धमकी देता है। तो क्या यहाँ पे विलन कामयाब होता है या हमारा हीरो?
इसके बाद 12th नंबर पर फिल्म आती है मून रेकर। ये 1979 में बनाई गई थी और ये फिल्म एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है स्टार वॉर्स की सक्सेस का नतीजा, क्योंकि स्टार वॉर्स पहले रिलीज हुई थी और स्टार वॉर्स का इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि इन्होंने हमारे जेम्स बॉन्ड को सीधा स्पेस में भेज दिया मिशन के ऊपर, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि अभी स्पेस ओपेरा टाइप फिल्में जो है वो बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही है, तो क्यों ना हम भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखें। और सही मायने में ये एक्सपेरिमेंट कुछ खास कामयाब नहीं हो पाया, यानी ये फिल्म भी जो ऑथेंटिक जेम्स बॉन्ड की जो वाइब थी वो आपको नहीं देती है। एक एक्शन पैक्ड एडवेंचर फिल्म ये जरूर लगती है हमें, जिसमें आउटर स्पेस पे जाके बॉन्ड विलन से लड़ता है। थोड़ा सुनने में अलग लगता है, लेकिन वो जब फिल्म में अपने सामने आता है तो इतना मजेदार नहीं फील होता है। इसके बाद 13th नंबर पे आपको देखनी है फिल्म फॉर यूर आईज ओनली। इस फिल्म में एक बहुत बड़ी ब्रिटिश शिप रहती है जो फॉरेन के पानी के अंदर ढह जाती है, और जो दुनिया के बड़े बड़े देश है वो उसके अंदर के खजाने को पाने के लिए जद्दोजहद करने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर सबमरीन कंट्रोल सिस्टम रहता है। और उसी के साथ साथ खुद ब्रिटिश स्पाई एजेंसी भी काम पे लग जाती है, और अब की बार हमारा जेम्स बॉन्ड निकल पड़ता है उस कार्गो को ढूंढने के लिए। तो क्या यहाँ पे वो कामयाब हो पाता है या किसी दूसरे देश को ये न्यूक्लियर सबमरीन मिल जाती है, ये आपको इस फिल्म के एंड में देखने को मिलेगा। इसके बाद 14 नंबर पे आती है फिल्म ऑक्टोपसी। ये 1983 में आई थी। इस फिल्म के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि फिल्म का नाम जो है वो बॉन्ड गर्ल के ऊपर फोकस था, यानी ऑक्टोपसी नाम इसमें फिल्म की हीरोइन का रहता है। अभी इसके पीछे की वजह ये थी कि इस फिल्म में ऑक्टोपसी एक बॉन्ड गर्ल भी है और इस फिल्म की एक विलन भी है। इस फिल्म में कमाल खान और ऑक्टोपसी मिलके एक स्कीम रचते हैं, और उस स्कीम के तहत जेम्स बॉन्ड पहले फंस जाता है और बाद में उसमें से निकलने की कोशिश करने लगता है। तो क्या इसमें जेम्स बॉन्ड कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 15 नंबर पे आती है फिल्म नेवर से नेवर अगेन। ये 1983 में ही आई थी। इसमें शॉन कॉनरी को लिया था वापस से, और इस वजह से कई सारे लोगों ने इस फिल्म को प्यार दिया था। इस फिल्म में जैसे शॉन कॉनरी का एज बढ़ा हुआ है, वैसे ही इसमें दिखाया गया है कि जेम्स बॉन्ड जो है वो अभी बुढ़ा हो गया है और वो एक मिस्टेक कर लेता है अपनी ट्रेनिंग मिशन में, और जो इसका बॉस रहता है एम, उसको बिलीव हो जाता है कि अभी जेम्स बॉन्ड जो है वो पहले जैसा जेम्स बॉन्ड नहीं रहा है, और वो जेम्स बॉन्ड को अपनी ड्यूटी से सस्पेंड कर देता है। पर जब स्पेक्टर की मेंबर फातिमा बुश अपने टेररिस्ट दोस्तों के साथ मिलके 2 न्यूक्लियर मिसाइल यूएस मिलिट्री से चुरा लेती है, तब एम को बॉन्ड को वापस बुलाना पड़ता है, और उसके बाद क्या होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 16 नंबर पे आती है फिल्म अ व्यू टू अ किल। ये 1985 में आई थी और ये रोजर मूर के करियर की आखिरी जेम्स बॉन्ड फिल्म साबित हुई। इस फिल्म की स्टार्टिंग में रशिया में काम करने वाला एक ब्रिटिश एजेंट के बॉडी में से एक माइक्रोचिप मिलती है, और उससे हमारे जेम्स बॉन्ड को पता चलता है कि एक टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा कांड होने वाला है, और उसको इन्वेस्टिगेट करते करते वो मैक्स जोरिन नाम के एक खतरनाक विलन तक पहुंच जाता है, और पता चलता है कि जोरिन जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। अब इसके बाद क्या वो जोरिन के बॉडीगार्ड्स और जोरिन से सामना कर पाता है या उसकी स्कीम खत्म कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 17 नंबर पे आती है फिल्म द लिविंग डेलाइट्स। ये 1987 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म में हमें एक नया जेम्स बॉन्ड देखने को मिलता है जिस एक्टर का नाम है टिमोथी डैल्टन। इस फिल्म के स्टार्टिंग में एक सिम्फनी परफॉर्मेंस रहता है जिसमें जेम्स बॉन्ड एक केजीबी यानी रशियन एजेंट की एक ऑफिसर रहती है जॉर्जी कोशो को हेल्प करता है, लेकिन वो सिम्फनी में जेम्स बॉन्ड की हेल्प लेना क्या एक बहुत बड़े कंस्पिरेसी की वजह थी, या फिर आगे जाके वाकई में जॉर्जी जेम्स बॉन्ड को हेल्प करती है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इस जेम्स बॉन्ड को पिछले जेम्स बॉन्ड रॉजर मूर से कई गुना ज्यादा लोगों ने पसंद किया, और इसके बाद टिमोथी डैल्टन की और एक जेम्स बॉन्ड फिल्म आई जिस फिल्म का नाम था लाइसेंस टू किल। इस फिल्म की स्टार्टिंग में ही जेम्स बॉन्ड एक बहुत बड़े ड्रग कार्टेल को खत्म करने की कोशिश करता है जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहा है, और उसके जो लीडर्स रहते हैं वो एकदम खूंखार और ताकतवर रहते हैं, लेकिन उसके वजह से उसका खुद का एक फ्रेंड रहता है जो जस्ट शादी किया हुआ रहता है, उसकी मौत हो जाती है। और अब की बार जेम्स बॉन्ड जो है वो सिर्फ देश के लिए और न्याय के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि इसका अभी पर्सनल रिवेंज बन जाता है इस ड्रग कार्टल्स के लीडर्स को खत्म करना। तो क्या इसमें जेम्स बॉन्ड कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है,
वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 19 नंबर पे आती है फिल्म गोल्डन आई, जो 1995 में आई थी, जिसमें एज अ लीड पियर्स ब्रोसनन ने एक्टिंग की थी। तो इसकी एक्शन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। और उसके बाद जब भी जेम्स बॉन्ड की फिल्में बनी तो उसमें जितना पहले कहानी पे भार दिया जाता था, उतना ही इसके बाद एक्शन पे भार देना स्टार्ट किया। और इसकी एक्शन आप देखोगे तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई पुरानी फिल्म देख रहे हो, क्योंकि इसमें के स्टंट्स और एक्शन बहुत ज्यादा अच्छी थी। और इसके विजुअल इफेक्ट्स भी आप अगर देखोगे तो उस वक्त इसका बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए बाफ्टा अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन तक हुआ था। तो ये फिल्म देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और ये पहली ऐसी जेम्स बॉन्ड की मूवी थी जो जेम्स बॉन्ड के किसी भी नॉवेल पे आधारित नहीं थी, ये पूरी एक यूनिक कहानी थी। तो इस वजह से भी जो जेम्स बॉन्ड की किताबें पढ़ते थे उनके लिए भी ये फिल्म एक अलग लेवल की ट्रीट थी। इसके बाद 20th नंबर पे आती है फिल्म टुमारो नेवर डाइज। ये फिल्म के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि ये फिल्म टाइटैनिक फिल्म के सामने रिलीज हुई थी, और उस वजह से इस फिल्म को उतनी मजबूत ओपनिंग नहीं लगी। और जहां पे गोल्डन आई के हिट होने के बाद प्रोड्यूसर्स का ये मानना था कि ये फिल्म उससे ज्यादा बड़ी हिट होगी, तो ऐसा नहीं हो पाया। और जहां पे टाइटैनिक के रिव्यूज इतने बढ़िया आए थे, वहीं पे इस फिल्म के रिव्यूज कंपेयर टू गोल्डन आई थोड़े बेकार थे। लेकिन अगर आप एक्शन फिल्म देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, बहुत मजेदार थी। तो इस फिल्म का बेसिक प्लॉट ऐसा रहता है कि इसमें एक सन की साइंटिस्ट रहता है और वर्ल्ड वॉर 3 कराने का उसका इरादा रहता है। तो जेम्स बॉन्ड को उस मिशन पे भेजा जाता है कि भैया जाके इसको रोको, वरना ये कुछ ऐसे कारनामे कर देगा जिससे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। तो क्या जेम्स बॉन्ड वहां पे जाके वो कारनामे करने से उसको रोक पाता है या नहीं रोक पाता है, उसके ऊपर ये पूरी फिल्म है। इसके बाद 21 नंबर पे आती है फिल्म द वर्ल्ड इज नॉट इनफ। इस फिल्म की कहानी थोड़ी बहुत इस तरह से रहती है, इसमें एक बिलियनियर रहता है, सर रॉबर्ट किंग नाम का कैरेक्टर रहता है, और उसको एक रेनार्ड नाम का टेररिस्ट रहता है जो मारने की कोशिश कर रहा होता है। जेम्स बॉन्ड को यहाँ पे मिशन ये दी गई होती है कि उस किंग की जो बेटी रहती है इलेक्ट्रा, उसको जाके इसको प्रोटेक्ट करना है, जिसको इसके पहले भी एक बार किडनैप किया गया होता है। तो वापस से वो किडनैप ना होए और कहीं पे वो बिलीनियर को ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश ना की जाए। तो वहां जाने के बाद क्या राज पियर्स ब्रोसनन के सामने खुलते हैं और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वो अगर आपको देखना है तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी पड़ेगी। इसके बाद 22 नंबर पे आती है फिल्म डाई अनदर डे। इस फिल्म में जेम्स बॉन्ड के पास मिशन रहती है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस में एक गद्दार छुपा हुआ रहता है, तो उस गद्दार को ढूंढ के ब्रिटिश इंटेलिजेंस के सामने लाना होता है। तो क्या यहाँ पे जेम्स बॉन्ड वो चीज करने में कामयाब होता है या नहीं होता है, ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इस फिल्म में जो एक्ट्रेस ने काम किया है हेल बेरी, इसकी भी इस फिल्म में बहुत ज्यादा तारीफ की गई थी। लेकिन इस फिल्म में बहुत ज्यादा सीजीआई और वीएफएक्स का यूज करने की वजह से उस वक्त ये फिल्म थोड़ी क्रिटिसाइज की गई थी, क्योंकि उस वक्त सीजीआई और वीएफएक्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल कोई नहीं करता था। लेकिन उसका जो सीजीआई है वो देख के आपको आज के टाइम पे भी उतना ही मजा आएगा। इसके बाद 23 नंबर पे आती है फिल्म कसिनो रॉयल। 007 जो उसका कोड रहता है वो उसके पास तब नहीं रहता है। इस फिल्म के स्टार्टिंग में वो कुछ कारनामा करता है, उसके वजह से फिर उसको 007 का लाइसेंस मिलता है। और जहां पे पियर्स ब्रोसनन की जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में ज्यादा हाईटेक एक्शन दिखाई गई है, वहीं पे कसिनो रॉयल में रियलिस्टिक एक्शन दिखाई गई है और कुछ रियलिस्टिक सीन्स लिए गए हैं जो खुद डैनियल क्रेग ने दिए थे। तो वो देखने के बाद कई सारे क्रिटिक्स ने इसको वन ऑफ द बेस्ट जेम्स बॉन्ड मूवीज का एक अवार्ड दिया था। और इसकी कहानी भी इतनी जबरदस्त है कि एंड तक आपको बांध के रखती है। इस फिल्म में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं कि देखते वक्त आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अभी इसके तुरंत बाद इसका सीक्वल आया था क्वांटम ऑफ सोलास। अभी देखिए क्वांटम ऑफ सोलास का जो पहला सीन है वो एग्जैक्ट जहां पे कसिनो रॉयल का लास्ट सीन खत्म होता है वहीं से शुरू होता है। तो इस वजह से अगर आप क्वांटम ऑफ सोलास को कसिनो रॉयल के पहले देख लोगे तो आपको पहली बात तो कहानी समझ में नहीं आएगी कि एग्जैक्टली जेम्स बॉन्ड जो हरकतें फिल्म में कर रहा है वो क्यों कर रहा है। और दूसरी बात, उसका जो बैक स्टोरी है जो पूरा कसिनो रॉयल में बताया वो आप पूरा मिस कर दोगे। तो इस फिल्म को पूरा सीक्वेंस वाइज देखना। तो कसिनो रॉयल में कुछ घटनाएं होती है, उनकी तहकीकात करने के लिए क्वांटम ऑफ सोलास में जेम्स बॉन्ड चला जाता है और जाके क्या वो विलन को ढूंढ पाता है नहीं ढूंढ पाता है, पूरा आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 25 नंबर पे आती है फिल्म स्काई फॉल। ये अब तक की सीरीज की सबसे बेस्ट जेम्स बॉन्ड फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म को 2 ऑस्कर अवार्ड भी मिले थे, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए भी।
और साथ ही साथ इस फिल्म में जिस एक्टर ने एज अ विलन प्ले किया है, एक्टर जेवियर बैरडेम, उसके एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ की गई थी। तो लिटरली इसके एक्टिंग का कंपैरिजन द डार्क नाइट के जोकर से किया गया था। और ये फिल्म देखते वक्त जब इस फिल्म का विलन आपके सामने आता है तो भैया वो पूरे रोंगटे खड़े कर देता है, इतना उसका किरदार डरावना है। और ये अब तक की जेम्स बॉन्ड के करियर की सबसे ज्यादा बिजनेस की हुई फिल्म है, यानी कि 1 बिलियन से ज्यादा भी इस फिल्म ने बिजनेस किया था। इसके बाद 26 नंबर पे आती है फिल्म स्पेक्टर। इसको भी सैम मेंडिस ने ही डायरेक्ट किया था, जिन्होंने पिछली फिल्म स्काईफॉल डायरेक्ट की थी। लेकिन ये फिल्म देखते वक्त आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार ये फिल्म जो है ना अननेसेसरी लॉन्ग बना दी है। यानी अगर इस फिल्म को थोड़ा क्रिस्प बनाते, थोड़ी छोटी बनाते, तो ये फिल्म देखने में मजा आता है। क्योंकि इस फिल्म में एक एक्शन सीक्वेंस है और एक एक्शन सीक्वेंस होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अभी आगे का जो पार्ट है वो लिटरली खींचा जा रहा है। तो इस वजह से जब फिल्म के रिव्यूज आए वो भी उतने पॉजिटिव नहीं थे जितने कसिनो रॉयल और स्काईफॉल के थे, इसलिए ये स्काईफॉल के जितना बिजनेस नहीं कर पाई। हालांकि इसमें भी क्रिस्टोफ वॉल्ड्स नाम का विलन लिया गया है, जिसको भी इस फिल्म के पहले ऑस्कर मिला था। वो स्पेक्टर के पीछे क्या कहानी है, जिन्होंने पुरानी बॉन्ड फिल्में देखी है उनको पता होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वही स्पेक्टर को वापस से रिक्रिएट किया था। और ये स्पेक्टर फिल्म जो है वो देखते वक्त आपको फील होगा कि अगर आप पुरानी 3 फिल्में मिस करोगे तो ये फिल्म का जो कुछ सीक्वेंस है वो आप समझ नहीं पाओगे। तो ये फिल्में जो मैं बता रहा हूँ चारों आप लाइन वाइज देखिए। और इसके बाद लास्ट फिल्म आई थी 2021 में, नो टाइम टू डाई। ये फिल्म देखते वक्त आपको लिटरली ऐसा फील होगा कि जहां पे कसिनो रॉयल में ये कहानी शुरू हुई थी जेम्स बॉन्ड की, उसका प्रॉपरली एंडिंग उन्होंने इस फिल्म में किया है। और ये फिल्म एक तरह से आप बोल सकते हो कि प्रॉपर ट्रिब्यूट था डैनियल क्रेग के लिए। अभी हालांकि इस फिल्म के स्टार्टिंग में ये दिखाया गया है कि जेम्स बॉन्ड जो है वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस की जो एक्टिव सर्विस है MI6 उसको छोड़ देता है, लेकिन बाद में CIA जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी रहती है उसमें उसका एक दोस्त काम कर रहा होता है, वो उसे हायर करता है एक साइंटिस्ट जिसको किडनैप किया गया होता है उसको छुड़ाने के लिए। और उस साइंटिस्ट को छुड़ाते छुड़ाते उसको कुछ ऐसे राज पता चलने लगते हैं, फिर जेम्स बॉन्ड का पर्सनल इंटरेस्ट बन जाता है कि भाई इस केस को मैं पूरा खत्म करके रहूंगा। तो ये टोटल सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको जेम्स बॉन्ड सीरीज पूरी देखने का बहुत बढ़िया मजा आएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।